अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि हमने जो कल हमारा एग्ज़ाम है 20 मार्च को, उसकी जो महत्वपूर्ण सीरीज है 10 चैप्टरों के हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो सबसे पहले आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और अब हम जो उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेनार्ड तथा हेल्महोल्ट्ज़ का प्रायोगिक व्यवस्था चित्र। याद रखना आपको इसका व्यवस्था चित्र जरूर देख कर जाना है एक बार, क्योंकि अगर आप व्यवस्था चित्र देख लेंगे तो आप उसकी क्रिया विधि को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनोड विभव व प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसको जरूर देख के जाएंगे। देखो इसके दो ग्राफ है, एक तो तीव्रता अगर कांस्टेंट रख दोगे तो एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ खींचना है, और दूसरा है आप आवृत्ति को अगर कांस्टेंट रख दोगे तो आप एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ है। दोनों ग्राफ को आपको देख के जाना है। हालांकि बोर्ड 2022 के अंदर इस पर सवाल पूछा हुआ है, लेकिन इस बार भी सवाल आ सकता है इस तरीके से जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, कार्यफलन और दहली आवृत्ति की परिभाषा। ये बोर्ड में पिछले 10 सालों में कम से कम 6 से 7 बार पूछी हुई है, तो ये दोनों परिभाषाएं आप जरूर याद करके जाएंगे। तरंग सिद्धांत की असफलता के कारण, यानी जो तरंग सिद्धांत था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल रहा था। कम से कम आप इसके 3 कारण याद करके जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर, 1.5 नंबर, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 3 नंबर में सवाल नहीं आ सकता है, लेकिन अगर ये 1.5 में आएगा तो ये आधे आधे नंबर के 3 पॉइंट पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको 3 कारण याद करने की सलाह दूंगा। उसके बाद है डी ब्रोगली की परिकल्पना, आपको पढ़ के जानी है। 1 नंबर में आने लायक सवाल है। डेविसन व जर्मर प्रयोग का व्यवस्था चित्र, ये 2019 या शायद 2020 के अंदर ये सवाल आया था। 2019 में आया था जहाँ तक मुझे लगता है, तो इस बार इसके फिर से आने की संभावना है। अगर डेविसन व जर्मर का प्रयोग का व्यवस्था चित्र नहीं आता है तो उसके अंदर से कोई ना कोई कंपोनेंट को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें। उसके बाद है आपका अगला चैप्टर परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी में आपको रदरफोर्ड मॉडल की कम से कम 2 कमियां पढ़ के जानी है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं आएगा, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की पेपर में सीधा आ जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल की कोई 3 कमियां लिखी, कोई 2 कमियां लिखी। तो जैसे आपको पता है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा था। उसके अलावा इसने दूसरी बात, इसने क्या, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इस तरीके से बोहर की तीनों अभिग्रहित और परिकल्पनाएं मोस्ट अवेटेड बोर्ड का सवाल है, और परिकल्पनाएं आपको तीनों पढ़ के जानी है, ध्यान में रखें। बोहर की प्रथम परिकल्पना का जो स्टेटमेंट है उसमें उसी को लिखना है, क्योंकि एक बार बोर्ड में सवाल आया था बोहर की कोई 2 परिकल्पनाएं लिखिए, तो आप ऐसा नहीं है परिकल्पना पहली लिख रहे हैं, स्टेटमेंट दूसरी वाली का लिख रहे हैं। जो अगर पहली लिख रहे हो बोहर की, जैसे आपने लिखा बोहर की प्रथम परिकल्पना, तो आपको बोहर की प्रथम परिकल्पना का स्टेटमेंट लिखना है। अब मान लो आपको दूसरी परिकल्पना याद नहीं है, तो आप अगर तीसरी परिकल्पना याद है लेकिन हमें तो 2 ही करने हैं, तो आप बोहर की तृतीय परिकल्पना लिख के बोहर की तृतीय परिकल्पना का ही स्टेटमेंट लिखोगे। पिछली बार जब ये सवाल आया था तो बच्चों ने बहुत गलती करी थी। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से बताना चाहता हूँ। उसके अलावा देखो बोहर की परिकल्पना को यूज करके हमें त्रिज्या और वेग के सूत्र की स्थापना करनी। त्रिज्या आपको पता है nवें कक्ष में Rn बराबर होता है 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर 1 रख देना है। अगर आप प्रथम कक्ष की त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो एन का मान 1 रखो, दूसरे कक्ष की निकालना चाहते हो एन का मान 2 रखो, इस तरीके से। इसी तरीके से वेग का फॉर्मूला है nवें कक्ष में Vn बराबर 2.1 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर 1 रखो, और अगर आप प्रथम कक्ष में वेग निकालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन का तो n बराबर 1, n बराबर 2, इस तरीके से कर सकते हो। En बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी द्वितीय कक्षा या द्वितीय जो कक्ष होता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड 1 रखो, और दूसरी कक्षा पूछा है तो n बराबर 2 रख के आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे चैप्टर नंबर जो 12 है परमाणु भौतिकी, उसके ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपने। आगे देखो श्रेणियों पर सवाल आ सकता है। जैसे श्रेणी आपको पता है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्सन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड। तो आपको इसके जैसे ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है कि उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसका निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 1 होता है, तो वो लाइमन श्रेणी उसका आंसर था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा सवाल नहीं आएगा, लेकिन छोटा सवाल इस पर आने की संभावना है। इसके अलावा इस सीरीज से एक फॉर्मूला आता है 1/λ बराबर r डैश इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो वो भी क्वेश्चन जो है आपके पेपर में न्यूमेरिकल के रूप में आ सकता है, तो थोड़ा सा आप उसके सवालों को ध्यान पर देख के जाएं। उसके अलावा द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोहर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या या उसका स्पष्टीकरण या उसका प्रूफ, मेरे हिसाब से इस बार बोर्ड के अंदर 1.5 नंबर का सवाल शायद ये छप चुका है, तो आप थोड़ा सा इस सवाल को इस बार देख कर जरूर जाएंगे। अगला चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी।
कि मैं जो सबसे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है रदरफोर्ड सोडी का विक्टर नियम, और उसके लिए n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी समीकरण की स्थापना। याद रखना, इसे रदरफोर्ड व सोडी की विक्टन समीकरण भी कहते हैं, इसे क्षय समीकरण भी कहते हैं, और इसे चरघातांकी समीकरण भी कहते हैं, या इसे चरघातांकी नियम भी कहते हैं। जो तीनों मैंने बोले हैं, इन तीनों को आप ध्यान से सुने और इसको ध्यान में रखें। उसके बाद है अर्धायु व माध्य आयु की परिभाषा आपको लिखनी है, और अर्धायु और माध्य आयु में संबंध। तो देखो, आपको पता है अर्धायु टी बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन में लैम्डा, और माध्य आयु होती है टी ए बराबर 1 अपॉन लैम्डा। पिछली बार इसमें शायद अर्धायु और माध्य आयु में संबंध पूछा था। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 नंबर का सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, अर्धायु किसे कहते हैं, अर्धायु के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, या अर्धायु काल व क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो याद रखें आप थोड़ा सा। नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन में अंतर पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप इनके दोनों के बीच में कम से कम 3 अंतर जरूर पढ़ के जाए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फिजिक्स में जितने भी अंतर है, जैसे फ्रेनल तथा फ्रोनहोफर विवर्तन में भी अंतर है, इसके अलावा जो भी अंतर वाला सवाल है, इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर, जो भी अंतर वाले टॉपिक जहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, आप कम से कम उनके 3 अंतर जरूर पढ़ के जाए। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि अगर 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे 3 अंतर जरूर लिखवाएगा। उसके बाद है नियंत्रक छड़े में मंदक का कार्य क्या है। आपको पता है नाभिकीय भट्टी का मैंने नामांकित चित्र इस बार नाभिकीय भट्टी पर सवाल इसलिए नहीं डाला है क्योंकि नाभिकीय भट्टी पिछली बार पूछा गया है, तो उसका चित्र इस बार नहीं आएगा। लेकिन नाभिकीय भट्टी में दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक नियंत्रक छड़े और एक मंदक। ठीक है, इसके अलावा एक शीतलक भी होता है जो भट्टी के ताप को नियंत्रित करता है। तो शीतलक शब्द क्या है कि वैसे बच्चा उसको कोरिलेट करके याद कर लेता है, बट ये दो शब्द ऐसा है जिसका अगर उसने डिटेल से नहीं पढ़ा है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो नियंत्रक छड़े हुए मंदक के कार्य। इसके अलावा आपको पता है सूर्य व तारों में संचित ऊर्जा को अमेरिकन वैज्ञानिक वेथे ने प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के माध्यम से समझाया था। तो मेरे हिसाब से इस बार के लिए प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, ठीक है, पीएन डायोड की क्रियाविधि आपको याद रखनी है। पीएन डायोड की क्रियाविधि जब आप ध्यान में रखेंगे तो 3 डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट लिखनी है। एक तो विसरण धारा, एक अवक्षय प्रत या अवक्षय क्षेत्र, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है अवरोधी विभव। हो सकता है कि ये पीएन डायोड की क्रियाविधि ना है, इन तीनों परिभाषाओं में से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से आपको परिभाषा के रूप में इस बार सवाल आएगा। उसके अलावा डायोड के अग्र अभिलाक्षणिक वक्र हैं, तो यहाँ मैंने वीआई ग्राफ लिख दिया। तो वीआई ग्राफ का मतलब है डायोड के अग्र अभिलाक्षणिक वक्र और डायोड के पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर चालक, कुचालक व अर्धचालकों का वर्गीकरण। ठीक है, ऊर्जा बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको चालक, कुचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण करना है। उसके अलावा दिष्टकारी आपको पता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में देखना है। अगर वैसे तो देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार के लिए 2023 को अगर ध्यान में रखें तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की ओर मैं जाऊंगा। बाकी आप दोनों पढ़ के जाएं, क्योंकि जब आप पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ लेते हैं तो आप अर्ध तरंग दिष्टकारी में मेरे हिसाब से आपको पीछे हटना नहीं चाहिए, उसको भी आपको एक बार देखना जरूर चाहिए। जेनर डायोड का परिपथ चित्र और इसकी क्रियाविधि। मेरे हिसाब से जेनर डायोड इस बार का वेटेड सवाल है और शायद ये पेपर में आना चाहिए। ठीक है, मैं दिष्टकारी के बजाय जेनर डायोड पर ज़्यादा अपना वो करूँगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें। और गेट पर एक सवाल आपको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो आपको वैसे ना मिले, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आने लायक इसकी पूरी संभावना है। तो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वास्तव में आपको मेरी वीडियो से बहुत लाभ हुआ है या फ़ायदा हुआ है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मान के चलिए, ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये केवल मेरे अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालाइज के आधार पर बताए हैं। आप अपना जो कंटेंट है, जो आपने पढ़ रखा है, उस पर ज़्यादा विश्वास कीजिए। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से अपना पूरा प्रयास किया है। तो लेकिन आप ये भरोसे ना रहें कि सर ने बताया तो ये सवाल सारे आएंगे। लेकिन जहाँ तक है कि भाई आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अगर ये पेपर में फंसा पेपर, तो आप ये मान के चलो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके से मेरे से जुड़े रहिए। आप ईमानदारी मेरे पे विश्वास रखिए, मैं आपको मैथ, केमिस्ट्री और भी जो सब्जेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड भी वीडियो और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे मैं कहीं से मंगा के दूँ, आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जो मेरे जितने भी मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ाते हैं उनसे मैं बात करूंगा और उनसे क्वेश्चन पेपर लेकर आपको ज़रूर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मैं आशा करता हूं कि कल हम जब दोबारा पेपर का एनालाइज करेंगे तो और सभी जने लाइक और कमेंट करा कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट हो और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाऊँ। और कल हम जब भी मिलें पेपर के एनालाइज के टाइम, तो आशा करता हूं कि आप सभी मुझे यही कहें कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और मैं भी यही चाहता हूं। ओके, थैंक यू।